दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि तेल की गिरती हुई कीमतों के वजह से क्या ये गल्फ कंट्रीज गरीब हो जाएंगे, क्या कारण है कि लगातार देश में, संसार में तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है और भारत में क्यों तेल के रेट बढ़ रहे हैं। इन सभी मुख्य धाराओं पर अगर क्या इन तेल के पदार्थों को सुधारा नहीं गया तो आगे इन गल्फ कंट्रीज का भविष्य क्या है, किस प्रकार से भारत ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहा है, ताकि कम से कम क्रूड ऑयल या ऑयल की डिमांड की जा सके। तो इन सभी पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके सारे सवाल समाप्त हो जाएं। अकेले कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा बने रहते हैं। इन टॉपिक्स को कभी ये नहीं कहा जा सकता कि पुराने हैं, तो इसीलिए इनको ध्यान से सुनिए, आपके एग्जाम से संबंधित काम आ सकता है। हमारा दोस्तों नया सिलेबस, नया कोर्स 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। इसमें जिस बच्चे को ज्वाइन करना हो गिवन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा कोई गाइडेंस रिगार्डिंग बात करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे इस पीडीएफ को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस टॉपिक का पीडीएफ चाहते हैं तो इस गिवन टेलीग्राम आईडी पर आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वो मिल जाए। लिख सकते हैं करंट अफेयर्स बाय के मोहन सर, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे आपका द हिंदू हो गया, राज्यसभा टीवी, इन सभी चीजों का एनालिसिस करते हैं। और ये जो करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं या जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं आपके हर प्रकार के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली शुरुआत हम आपको बताते हैं कौन से देश सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर ये जो रिकॉर्ड है ये 2017 का है। इसके अंदर बदलाव सिर्फ इतना है कि चाइना की परिस्थिति ऊपर आ चुकी है, कनाडा एक पॉइंट नीचे जा चुका है 2020 के रेशियो के आधार पर। लेकिन ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा यूएसए, सऊदी अरेबिया, रशिया, कनाडा, ईरान, इराक, चाइना, यूएई, ब्राजील, कुवैत, ये सारे के सारे कंट्री संसार में सबसे ज्यादा तेल को दोहन करते हैं, सबसे ज्यादा तेल निकालते हैं। इसके अलावा रशिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, कुवैत, ये वो कंट्रीज हैं जो ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज हैं। यानी ऑयल डिपेंडेंसी है, यानी कि अगर ऑयल बिक जाएगा तो इनका तेल बिकता रहेगा, तो इनका काम चलता रहेगा। तेल की बाजारी कीमतें कम होंगी या किसी भी कारणों से तेल की कीमतें कम होंगी, तेल की खपत नहीं होगी, खरीद नहीं होगी, तो इन देशों की इकोनॉमी डायरेक्ट अफेक्ट करेगी। और डायरेक्ट अफेक्ट करने के बाद क्योंकि इनके पास में कोई भी दूसरा साधन नहीं है, ना ही संसाधन है तेल के अलावा अपने देश की इकोनॉमी को उठाने के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर इकोनॉमी इनको रिटर्न नहीं देती है, अगर तेल से इन्हें पैसा नहीं मिलता है तो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पूरा का पूरा वर्ल्ड 2030 तक के ग्लोबल रेशियो को लेकर चल रहा है कि धीरे धीरे फ्यूल की खपत को कम किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या सोलर प्लांट से चलने वाली प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज किया जाए ताकि आपकी जो पॉल्यूशन है उसका लेवल कम किया जा सके। तो धीरे धीरे ऑयल की जो खपत है, डिमांड है, बाजार से कम होती जाएगी आने वाले 2030 तक। तो उस आधार पर इन टॉप 10 कंट्रीज में से सेलेक्टेड 7 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से दिक्कत में आ जाएगी। तो इसी वजह से टॉप 10 कंट्रीज की जो आपस की जो इस समय जो ठग वॉर है, जरा सी बात की लड़ाई है, जो सऊदी अरेबिया रशिया की लड़ाई है, इसकी वजह से आपस में तेल की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं। तो तेल की कीमतों का गिरना कई कारणों पर होता है, जरूरी नहीं है कि आपस में कोई और रीजन है, काफी सारे रीजन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट कहता है हमारे पास कि ओपेक क्या है। ओपेक का अर्थ होता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं, पेट्रोल के प्राइस को होल्ड करके रखती हैं ताकि कोई भी देश पर नुकसान ना हो, प्लस इसके बाद में ज्यादा से ज्यादा
उतना तेल निकाला जाए जितनी आवश्यकता है, ताकि डिमांड और सप्लाई मेंटेन रहे। इसको 1960 में बनाया गया था। धीरे धीरे इसमें कंट्रीज जुड़ते चले गए। बगदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी बातचीत की गई थी। इसमें 13 सदस्य हैं, जिसमें ईरान, इराक और वेनेजुएला को भी जोड़ा गया। इन सभी कंट्रीज की बात करें तो ये कंट्रोल करते हैं पूरे वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व का 82%, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा इन 13 देशों के पास में है। अगर बात की जाए तो 41% ये क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, बाकी ये रिफाइनरीज के लिए भी देते हैं। ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज, यानी कि इन कंट्रीज के अलावा और भी कुछ कंट्रीज है जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिनके पास भारी मात्रा में तेल तो नहीं निकलता, लेकिन तेल निकलता है, जिसमें वियना ग्रुप हो गए और भी कुछ कंट्रीज हो गए जो इनफॉर्मली जाने जाते हैं ऑयल के नाम पर। बट इनका काम क्या है? सबसे पहला, लिमिट रखना कि कौन कितना ऑयल निकाल रहा है, कितनी आवश्यकता है। दूसरा, ऑयल के प्राइस को बाजार में बरकरार रखना, ताकि सभी इकोनॉमीज जो तेल पर डिपेंडेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई नुकसान ना हो। आपस के इन कंट्रीज के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, कहीं पर प्रॉब्लम्स को बढ़ाकर ये तेल को सस्ता या ज्यादा खपत ना करने लग जाए, और उल्टे सीधे जो एक तरीके से प्रोविजंस या एक तरीके से लालच दिखाकर इन देशों को या बाकी परचेजर्स को अट्रैक्ट ना करें। तो इस तरीके से इसका बहुत बड़ा काम चलता है। अब आ जाता है कि पेंडेमिक सबसे पहला कारण बन गया देश के अंदर या संसार के अंदर तेल की कीमतों में लगातार कम इस्तेमाल होने का, कम खपत होने का। इसके लिए एक बहुत सिंपल सी लाइन है, नो वन इज ड्राइविंग, फ्लाइंग और डूइंग मच। लॉकडाउन की परिस्थिति है भाई, पूरे के पूरे संसार में सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, हालात खराब है, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन रोजगार अभी पूरी तरीके से नहीं खुल पाया, इकोनॉमी अपने ट्रैक पर नहीं आ पाई। तो एक तरीके से इस परिस्थिति के अंदर रोजगार के जो अवसर हैं, या एक तरीके से लॉकडाउन के अवसर से सब कुछ शांत है, कोई भी काम अभी शुरू नहीं हो पा रहा है। और भविष्य के अंदर बहुत सारी ट्रबल्स ऐसी देखने को मिल सकती हैं कि तेल की खपत जो होगी वो होगी ही नहीं, या बहुत कम होती चली जाएगी। इससे पहली बार पिछले 30 सालों में ऐसा स्लोप डाउन देखा गया है अलग अलग कंट्रीज के अंदर। भारत में भी कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि लगभग 3 महीने तक तेल की खपत इतनी भी नहीं हो पाई, जितना वो 5 दिन में तेल पूरे देश में बेच देता है, उतनी खपत पिछले 3 महीने में नहीं हो पाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है। पूरे संसार के अंदर अगर बात की जाए तो सभी कंट्रीज की टोटल अगर बात करते हैं तो 35 मिलियन बैरल निकाले जाते हैं प्रत्येक दिन में। लेकिन जैसे जैसे कोविड-19 की परिस्थिति आई, ये 35 मिलियन से 27 मिलियन बैरल पर आ गया, और 27 मिलियन बैरल भी जो है सभी देश परचेज करने से डर रहे हैं। कारण इसके कई सारे हैं। सबसे पहला कारण क्या कि बच्चे के दिमाग में आता है, सर तेल ज्यादा निकल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो भारत को और सभी देशों को अपने रिजर्व को, स्टोरेज हाउसेस को भर कर रख लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या, स्टोरेज हाउसेस कोई देश पहले से अंदाजा लगाए नहीं बैठा था कि इतना स्टोरेज करना पड़ सकता है। हर कंट्री एक लिमिटेड मात्रा का स्टॉक हाउस रखती है, लेकिन जब स्टोरेज इतना सस्ता मिल रहा हो, तेल सस्ता मिल रहा हो, तो हम ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 दिन का तेल ही फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा फिल नहीं कर सकते। तो तेल की गिरावटों की, रेट की गिरावटों में भारत पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो हम स्टॉक कर पाएंगे ना और कुछ। ये परिस्थिति भारत नहीं बाकी सभी देशों के साथ भी है। चीन की अर्थव्यवस्था की बात करें तो चीन भी ज्यादा से ज्यादा 30 डेज का ऑयल रिजर्व कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास 3 दिन से ज्यादा का ऑयल रिजर्व नहीं होता। भारत डे बाय डे बढ़ा रहा है, 8 दिन, 5 दिन से 8 दिन हो गया और 8 दिन से बढ़ रहा है, तो अपने स्टोरेजेस को बढ़ा रहा है। लेकिन एकदम से इसका मुनाफा नहीं मिलने वाला नियर फ्यूचर के अंदर। अब अगर बात करें तो इसका इंपैक्ट कितना पड़ा, ऑयल की बात करें तो 1990 के बाद में अब की बात करें तो लगभग बहुत बड़ा क्राइसिस आया है। यूएस के अंदर 30% डाउन देखा गया है ऑयल का क्राइसिस, यानी 30% ऑयल की खपत कम हो गई है। अब जो फॉलन है लगभग 14 मिलियन बैरल पर डे कम हो चुका है। इतना तेल अब पहली बार देखा गया 1990 में। भारत जो है संसार का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तीसरे नंबर पर आता है जो सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। लेकिन 15 तारीख के बाद से लॉकडाउन की परिस्थिति में औसतन भारत ने 50% से भी कम तेल की खपत को किया है, तेल की डिमांड को किया है। एट प्रेजेंटली भारत की बात करें तो 3.1 मिलियन बैरल अ डे, यानी कि 3.1 मिलियन बैरल अ डे का प्रयोग हम छोड़ चुके हैं। अब इतना इस्तेमाल भारत में नहीं हो रहा है।
चीन की बात करें तो चीन सबसे बड़ा, चीन एक तरीके से काफी ज्यादा तेल को खुद भी अपना इंपोर्ट भी करता है और तेल को अपने देश में प्रोड्यूस भी करता है। लेकिन चीन में भी, वुहान में तो दिसंबर के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिली थी और उसके बाद धीरे धीरे पूरा का पूरा देश लॉकडाउन हो गया। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में जाकर कहीं चीन ने उस लॉकडाउन को रिकवर करने की कोशिश करी, उस पर जीत पाने की कोशिश करी, लेकिन वहां पर भी यही परिस्थिति देखने को मिल रही है जिसके अंदर काफी ज्यादा लॉकडाउन है। स्पेन में 23% डिमांड कम हुई है। 23% खाली ऑयल ही नहीं, ऑयल के अलावा केरोसिन हो गया और भी बहुत सारे सेक्टर्स हो गए। डीजल में 35% से 26% पर आ गया है, तो केरोसिन और कम हो गया है। तो हर प्रकार से स्पेन के अंदर भी प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। इटली तो सबसे ज्यादा बर्बाद कंट्री में से एक काउंट हुआ। पैसे में रिच हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या इटली के अंदर पाई गई, जिसकी 85% तक की सेल्स को कम पाया गया। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी 31 मार्च तक 57% की सेल हुई है। नेदरलैंड के अंदर भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है कि 80% तक का स्लोप डाउन देखा जा रहा है। तो जब इतना ज्यादा स्लोप डाउन है तो सबसे पहला रीजन हमें समझ में आ गया कि कोविड-19 रिस्पॉन्सिबल है किसी भी देश में ऑयल की कम खपत होने का। इसका जब खपत कम होगी तो ऑलरेडी जितनी भी कंपनियां हैं तेल निकाल रही हैं, तेल निकालने वाली कंपनियों को दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, तेल मशीनरी या प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाए ताकि जब प्राइस स्टेबल हो तभी ऑन करें, नहीं तो कम कर दो या कम तेल की खपत करो। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं एक बात कि अगर तेल की खपत को आज अगर डिसाइड करें कि बंद कर दिया जाए तो दोबारा उस तेल की खपत के कुओं को बनाना, मशीनरी को लगाना, सेटअप को चला पाना इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए फिर से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए तेल की खपत रोकी नहीं जा सकती। जब तेल की खपत नहीं रोकी जा सकती तो उन्हें तेल प्रोड्यूस करते रहना पड़ेगा। और अब इस पर दो बातें आती हैं। तेल प्रोड्यूस हो रहा है तो सप्लाई फैक्टर और डिमांड फैक्टर, दो चीजें आती हैं। सप्लाई अगर किसी देश के पास जरूरत से ज्यादा है, डिमांड कम है, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे देश के कस्टमर्स को तोड़ने की कोशिश करेगा और अलग अलग तरीके के लुभावने मौके दिखाकर तेल को बेचेगा। यही एक तरीके की वॉर शुरू हो गई। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, रशिया और सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया, इन दोनों देशों में, दोनों ही तेल प्रोड्यूसिंग के अंदर सबसे बड़े नाम हैं, सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन इनके आपस में डिस्प्यूट होने की वजह से पहले क्या हुआ, सऊदी अरेबिया को रशिया ने सपोर्ट करने के लिए बोला कि आप अपने प्रोडक्शन को कम कर दीजिए, मैं भी कर देता हूं कम, ताकि तेल के प्राइसेस में स्टेबिलिटी आ जाए और हम दोनों की इकोनॉमी और इसके साथ साथ जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी चल जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सऊदी अरेबिया को सपोर्ट मिलता है डायरेक्ट किससे, अमेरिका और यूएस से। रशिया जो है इसका विरोधी है। रशिया विरोधी है तो जाहिर सी बात है ये इसकी बात को बिल्कुल नहीं मानेगा और रशिया को बर्बाद करने के लिए ये और ज्यादा से ज्यादा तेल निकालेगा और ओपेक की सारी पॉलिसीज को तोड़ रहा है। अब ओपेक की पॉलिसी को तोड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि सऊदी अरेबिया तेल की खपत ज्यादा दिखाने के लिए, तेल की डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा तेल निकालता है और सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर देता है। रशिया भी एक दूसरे के कंपटीशन में आ जाता है। इससे छोटे कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से तेल की गिरती हुई कीमतों की वजह से बाजार में कंपटीशन से आउट हो जाते हैं, कंपटीशन में आउट हो जाते हैं। जो कंट्रीज जिनके पास स्टोरेज है वो ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज भर लेते हैं। लेकिन आपस की ये जो वॉर है ये कहीं से खत्म होती नजर नहीं आ रही है। अब खत्म होती नहीं नजर आ रही है तो तेल की कीमतों के अंदर गिरावट देखी जाए तो 2016 के बाद से कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तेल का प्राइस, जिससे क्या है कि रशिया की और सऊदी अरेबिया के साथ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करें तो टोटल डिपेंडेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ ऑयल पर है। अगर ये किसी भी तरीके से अपनी एक तो ज्यादा प्रकृति का दोहन कर देंगे तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन आपस की वॉर खत्म हो नहीं पा रही तो एक तरीके से आपस में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो तेल जो है एक तरीके से हर बार सस्ता होता जा रहा है। या तो कंपनीज अपने आप को प्रोडक्शन को बंद कर देंगी या प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगी तो 40 बैरल से इस समय 20 बैरल के आसपास का रेट है जो आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं आया। 20 बिलियन या 20
जो डॉलर्स है आपका बिलियन डॉलर्स या पर डॉलर जो पर बैरल है वो $20 अ बैरल जो है वो रेट गिरता जा रहा है। और इतनी बुरी परिस्थिति है कि आने वाले टाइम पीरियड में भुखमरी इन देशों में देखी जा सकती है, जॉब्स खोती हुई इन देशों में देखी जा सकती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हेल्थ से संबंधित समस्याएं देखी जा सकती है। और जैसे जैसे ये तेल के रेट गिरते जाएंगे और डिमांड जो है बेनिफिट जो है औरों को मिलेगा और ये आपस की लड़ाई खत्म नहीं होती है, तो इनके देशों के अंदर काफी ज्यादा समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब आता है सबसे पहला पॉइंट कि इंडिया पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो इंडिया पर फर्क देखने के लिए पहले इंडिया का पहले आप प्राइस कैलकुलेशन देख लो, इंडिया कैसे प्राइस कैलकुलेट करता है देश में पेट्रोल का, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला ये है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल निकाला, क्रूड ऑयल को निकालने के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश में लाने के बाद डीलर्स के पास गया, डीलर्स यानी कि होलसेलर्स के पास गया, फिर होलसेलर्स से रिफाइनरीज तक पहुंचा, रिफाइनरीज के बाद सेंट्रल ड्यूटी लगी, फिर अपना कमीशन लगा पेट्रोल पंप का, फिर अलग अलग स्टेट का टैक्स लगा, फिर फाइनल आया। तो इस बात को ऐसे समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, भारत में मार्च के अंदर जो मार्च से अप्रैल के बीच में जो तेल की कॉस्ट थी वो 71.71 पैसे थी, 71 रुपए 71 पैसे थी, यानी कि तेल की कीमत बहुत ज्यादा थी जबकि बाजार में तेल गिर रहा था। क्यों ज्यादा थी, तो इसका डिवीजन करते हैं। सबसे पहला तेल डीलर्स तक, यानी यहां पर ये जो सेक्शन है यहां पर जो पेट्रोल आ रहा था ये 32.93 पैसे पर पेट्रोल आ रहा था। किसके पास, डीलर्स के पास आ रहा था। पहला पॉइंट क्या, डीलर्स के पास तेल 32 या 33 रुपए, मान लीजिए 33 रुपए में आ रहा था। अब आता है सरकार का फिक्स चार्ज जो है वो 20 रुपए है, 20 रुपए है, यानी कि अब ये तेल हो गया 52.93 पैसे का। तेल जो है सरकार का फिक्स प्राइस है कि इतना हम चार्ज मारेंगे ही मारेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का। हालांकि ये जो चार्ज है वो 20 नहीं है, 19.98 है, लेकिन हमने राउंड फिगर में लिख दिया। अब आता है तीसरा फिर डीलर्स का कमीशन। डीलर्स का कमीशन पहले 1 रुपए 20 पैसे था जो कि बढ़ाकर 3.55 पैसे कर दिया गया, 3.55 पैसे कर दिया गया। तो फिर से इस तेल की कीमतों में लगभग 57 रुपए की इसकी कीमत आ जाती है। 57 रुपए की कीमत के बाद में, अभी तक 57 रुपए की कीमत के बाद अलग अलग राज्य सरकारें जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, वो 20% से 35% तक का टैक्स मारती हैं इस प्राइस पर। यानी कि इस समय दिल्ली में 27% का टैक्स है, तो 27% का जो टैक्स पड़ता है वो लगभग पड़ता है 15.25 पैसे। यानी कि आप नोटिस कीजिए, 20 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, 15 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, 35 रुपए टैक्स के बाद 4 रुपए या 3.5 रुपए पेट्रोल पंप का टैक्स हो गया, यानी कि 35, 36, 37, 38, यानी कि पेट्रोल की कीमतों पर अपने आप फर्क पड़ेगा जब 39 रुपए का टैक्स मारा जाता है। किस पर, पेट्रोल के प्रति लीटर पर। अब पेट्रोल के प्रति लीटर पर इतना टैक्स अगर मारा जा रहा है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि तेल की कीमतों पर क्यों कमी नहीं आ रही भारत जैसे देश में, क्योंकि सारा का सारा काम भारत के अंदर टोटली जो डिपेंड होता है वो तेल पर ही होता है। और तेल पर होगा तो जाहिर सी बात है लोग डायरेक्ट टैक्सेस तो इतने ज्यादा नहीं देते हैं, तो उस परिस्थिति के अंदर एक तरीके से सरकार लग्जरी टैक्स के बाद और सारे टैक्सेस को मिलाकर डालती है। हालांकि बीच में काफी झगड़ा भी हुआ था कि तेल को भी जीएसटी के अंडर लाया जाए, लेकिन तेल को जीएसटी में ला पाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए आज भी तेल को छोड़कर बाकी सारी चीजें जीएसटी के कंट्रोल में। अकेला तेल ही एक ऐसी चीज है जो आपका वैट के अंदर आता है। अब भारत की प्रोफाइल देखते हैं, तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है और चौथा सबसे बड़ा एक तरीके से रिफाइनरी रखता है, यानी कि तीसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर है संसार में और चौथा सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइनर है जिसके पास रिफाइंड प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है। एनर्जी डिमांड की बात करें तो 2040 के अंदर हम लगभग डबल हो चुके होंगे। इस समय चाइना को भी पास कर देंगे। चाइना के अंदर बहुत सारा तेल उगता है, प्रोड्यूस होता है, भारत में प्रोड्यूस नहीं होता है। हर साल भारत की जो डिमांड है तेल की बढ़ती जा रही है। हमारी 80% की डिपेंडेंसी जो है एक तरीके से इंपोर्ट पर है, जिसमें से 45% की डिपेंडेंसी गैस पर है। 70% जो हमारा क्रूड है या तेल है
सारा का सारा वेस्ट एशिया से आता है और अलग अलग जो आपके गल्फ कंट्रीज है उनमें से आता है, जिनमें बड़े नाम इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, नाइजीरिया और यूएई है। ईरान पर अभी हाल ही में सरकार जो यूएस गवर्नमेंट है सैंक्शंस लगा देती है कि आप इकोनॉमिक सैंक्शंस के अंदर आते हैं, आप तेल नहीं बेचेंगे। तो भारत को अब अपनी तेल की डिमांड जो है इराक, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया और यूएई से बढ़ानी पड़ेगी, जबकि ईरान जो है भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है, सबसे बड़ी सहायता रही है और सस्ते दामों पर तेल बेचता है। अब मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि क्रूड ऑयल का क्या मैकेनिज्म है, कितने प्रकार के टैक्सेस सरकार मारती है और जब आकर के फाइनली जब तेल बनता है तो हमारे को किस प्रकार से पहुंचता है। एट प्रेजेंटली 14 जुलाई की बात करें तो भारत में तेल है 80.43% और अंदाजा लगा लीजिए इस 80.43% में से लगभग 46 रुपीज का 46 रुपए का प्रति लीटर का कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई टैक्स पे कर रहे हैं, यानी कि प्रति लीटर पर हम 46 रुपए का टैक्स पे कर रहे हैं और 46 रुपए के बाद बचा हुआ हिस्सा 34 रुपए का तेल भारत को पड़ रहा होगा रिफाइनरी के बाद में। अब आ जाता है आगे भविष्य में क्या समस्याएं दिख रही हैं। भविष्य में जिस प्रकार से एनवायरमेंट लगातार डिटीरियोरेट होता जा रहा है, हर कंट्री जो है आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ और ऐसे फ्यूल्स की तरफ ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो, सरकार को कम से कम नुकसान उठाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा बीमारियों को इरेडिकेट किया जा सके। तो ये 2016 के रिकॉर्ड में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कार्स की बेसिकली स्टेक्स में ये कंट्रीज सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और सबसे भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को सरपास करना चाहते हैं। भारत में पहले ये 2016 में काफी कम रेशो था, लेकिन जैसे जैसे अब चंडीगढ़ में बैटरी चेंजिंग सिस्टम बना दिया, चंडीगढ़ के अलावा बेंगलुरु में बना दिया, फास्ट बैटरी चार्जिंग के अलग अलग स्पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ सरकार बहुत तेजी से बढ़ रही है ताकि गवर्नमेंट जो है अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी जो है दूसरे देशों पर कम करे और आत्मनिर्भर भारत बनने का प्रयास करे। इस वजह से इसको बढ़ाया जा रहा है। अब आ जाता है गल्फ कंट्रीज किस प्रकार से आगे अपने इनकम के सोर्सेज को बदल रही हैं। 2014 के अंदर काफी सारे कंट्रीज ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि तेल के रेट लगातार गिरते जा रहे हैं। तब उस परिस्थिति के अंदर उनको कोई ना कोई अलग रास्ते सोचने पड़ेंगे, इनकम के रास्ते बढ़ाने पड़ेंगे, टूरिज्म, एजुकेशन, बाहर की कंपनीज को इनवाइट करना, तो तब जाकर देश में धीरे से ऑयल के गिरते हुए रेटों से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला गल्फ कंट्रीज में सबसे पहले मैं सऊदी अरेबिया की बात बताता हूं। तो एफडीआई को अप्रोच किया ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, लेकिन शरिया लॉ और महिलाओं के अधिकारों की कमी की वजह से, ह्यूमन राइट डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे गिरे हुए वैल्यूज होने की वजह से इन कंट्रीज के अंदर जल्दी से कोई कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करती है तो अब इनको अपनी उन परिस्थितियों को पहले सुधारना पड़ेगा जिसके लिए 2014 से 2020 के अंदर काफी ज्यादा बदलाव किए गए, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाया गया, शरिया कानून के अंदर बैत या कोड़े मारने की सजा कम कर दी। इस प्रकार के काफी सारे काम हुए और ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन राइट इंडेक्स के अंदर खुद को बढ़ाया गया। महिलाओं को एजुकेशन का अधिकार दिया गया, एजुकेशन के साथ साथ उनको आगे जॉब करने के भी धीरे धीरे प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं ताकि वो फर्दर जॉब्स कर सके। एजुकेशन में सुधार किया गया, जॉब्स के अंदर सुधार किया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को सुधार किया गया। ये पहले ऑयल के अलावा किसी और चीज को देख नहीं रहे थे, लेकिन अब बार बार अलग अलग कंट्रीज जो हैं जैसे यूएई है अपने सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं ताकि और तेजी से प्रोग्रेस की तरफ बढ़ा जा सके, क्योंकि सभी कंट्रीज को फियर है लिमिटेड रिसोर्सेज का, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से संकट बनकर इन देशों के सर पे नाच रहा है। और आने वाले समय के अंदर अगर ये अपनी सोच को या अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को कम नहीं करते हैं और सेक्टर्स की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो जहां तक उम्मीद देखी जा रही है 2030 तक में ये कंट्रीज बहुत बुरी तरीके से स्लोप डाउन के अंदर देखे जा सकते हैं, जिसमें रशिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सभी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसी नोट के साथ यहां पर पूरा वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।